हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान। मेरे पास 9 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस। मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। यूपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित टाइम होता है तो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसे क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको इसमें लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है, जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी के प्रश्नों को कैसे हल करें और किस प्रकार से मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करें। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स का है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का है और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वह 12 मंथ का 74,500 का है और 24 मंथ का जो है वह 1,15,750 का है। लेकिन यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे। तो 12 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन 67,050 में और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 1,04,175 में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अनअकैडमी के आप कम्बो पैक का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपकी आर्थिक सुविधा के लिए चलाया गया। तो इसमें यदि प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर का और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 12 मंथ का जो यह सब्सक्रिप्शन है 88,705 का है और 24 मंथ का जो यह सब्सक्रिप्शन है ये 1,31,510 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पर भी क्या होगा, 10% डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जीएस का भी और ऑप्शनल पेपर दोनों का एक साथ प्लस कोर्स लेते हैं तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 70,103 में और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 99,680 में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप यदि मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप अनअकैडमी के द्वारा जो है सो 18 फरवरी से नए बैचेज की शुरुआत की जा रही है। इस में आप जो 6 मंथ का बैचेज है 2022 के लिए 1 साल का कोर्सेज है, 2023 के लिए 2 वर्ष का कोर्सेज है और फिर प्रीलिम्स फोकस एनसीईआरटी बैचेज है। इसमें से आप किसी भी बैचेज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने समय के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अनअकैडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बाट का आयोजन होगा ये 28 फरवरी को होगा। 28 फरवरी को इसकी टाइमिंग जो है 11 AM है, तो आप इसमें इनरोल करें, मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें तो आप इसमें इनरोल हो जाएंगे। और ये जो कंटेस्ट फॉर्मेट होता है 45 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगी।
तो जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो पूरे देश के इसमें आईएएस एस्पिरेंट भाग लेते हैं, तो आपको के साथ अपने प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलेगा और कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेज भी आपको जीतने का अवसर मिलेगा। तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। और अनअकैडमी का जो समिट 2 आयोजित हो रहा है, ये होगा 20 और 21 फरवरी को। आप इसमें भी इनरोल करके जो है सो रजिस्टर्ड करके अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आप देश के जाने माने ब्यूरोक्रेट्स, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो खेलकूद की हस्तियां हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से आपको रूबरू होने का अवसर मिलेगा। और फिर आप जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे टैकल किया जाता है, किस क्षेत्र में क्या चुनौती है, कैसे यूपीएससी क्रैक करे, ये सारी चीजें आपको इस समिट में बताई जाती है। आप इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कर इस सेशन का लाभ उठाएं। तो आइए सभी का आधुनिक भारत का जो ये सीरीज है, इस आधुनिक भारत के सीरीज में आपका स्वागत है। और इस आधुनिक भारत के सीरीज में जो है सो हम जिन चीजों पर चर्चा करेंगे, बेसिकली क्या है कि जिन चीजों पर चर्चा करेंगे आज हम इसमें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जो चर्चा करेंगे हम इसमें, तो आप ये मत समझिएगा कि जो आपका ब्रिटिश आर्थिक इतिहास था वो ड्रॉप हो गया, बल्कि वो एक दिन के लिए हुआ है। आज केवल ये है, फिर आगे कंटिन्यू आपका जो आर्थिक इतिहास है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शासन काल में, वो चलता रहेगा, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रेलवे का विकास, धन का निष्कासन, इन सब चीजों पर हम आपको बताएंगे। तो आज के सेशन में हम रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में, और ये भी आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है, आप धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा और अपना नोट्स बनाते जाइए। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जब हम लोग जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि यह जब दोबारा आता है, क्योंकि ये जब कर्नाटक युद्ध जीतता है और प्लासी के युद्ध में विजय की निर्णायक भूमिका निभाने के बाद क्या होता है कि भारत से ये चला जाता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जाने के बाद जो है ना, सो फिर से वहां पर यह आवाज उठने लगती है कि जिस व्यक्ति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को एक अस्थायी आधार दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अस्थायी आधार दिया, भारत के शासन व्यवस्था को फिर से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उसी व्यक्ति को भेजा जाए। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव जब अंग्रेज 1757 में प्लासी की जीतने के बाद ये चला गया था, लेकिन 1760 में जब बांडीवास का युद्ध होता है, उसमें अंग्रेज जीते हैं बांडीवास के युद्ध में। और 1764 में जब बक्सर की विजय होती है, तो 1764 में बक्सर की विजय और 1760 में बांडीवास की विजय, और इससे पहले 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय। इन सभी परिवर्तनों से क्या हुआ था कि ब्रिटिश साम्राज्य को एक अस्थायी आधार मिल चुका, और खासकर प्लासी के बाद। तो ब्रिटेन में यह मांग उठने लगी थी कि जो व्यक्ति भारत में फ्रेंच सत्ता को सीमित कर दिया, क्योंकि एंग्लो कर्नाटक वॉर में यदि क्लाइव आर्काट के घेरे का सुझाव नहीं देता, तो हो सकता था कि फ्रेंच निर्णायक स्थिति में पहुंच जाता और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो काफी ही संकट की स्थिति। लेकिन क्लाइव जो उस समय कंपनी का एक क्लर्क था, उसने सुझाव दिया, और फिर जो फ्रांसीसी जीत रहे थे बाजी को पलट दिया, फिर प्लासी में बाजी को पलट दिया। तो उसके बाद जाने के बाद फिर से उसकी डिमांड होती है और वो भारत आता है। तो जब वो भारत आता है, तो क्लाइव को समझने के लिए सबसे हमें देखना होगा कि जब क्लाइव भारत आता है, तो क्लाइव के समक्ष चुनौती क्या थी, चुनौती क्या थी। क्योंकि किसी भी शासक प्रशासक का जो बेहतर मूल्यांकन होता है, उसको आप तभी समझ सकते हैं कि उसके समक्ष चुनौती क्या थी, और उस चुनौती के समाधान के लिए उसके दिया क्या क्या कदम उठाया जाता है, वो हम लोग जानते हैं। तो चुनौती के संदर्भ में उठाए गए चुनौती के संदर्भ में क्लाइव के द्वारा जो उठाए गए कदम थे, तो क्या क्या उठाए गए कदम थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस उठाए गए कदम के बाद हम लोग देखेंगे कि निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर ब्रिटिश बंगाल के गवर्नरों में या ऑल ओवर ब्रिटिश शासन काल में क्लाइव का स्थान कहाँ रहता है भारतीय साम्राज्यवाद के दृष्टिकोण से। तो इस पर हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्लाइव के समक्ष जो चुनौतियां थी, तो क्या क्या चुनौतियां थी। सबसे पहला इनके समक्ष संबंध क्या था
कि चूंकि 1764 में एक साथ 3 शासक को पराजित किया गया था बक्सर में, तो पहली चुनौती थी कि बंगाल के नवाब के साथ संबंधों को परिभाषित करना। बंगाल में, क्योंकि बंगाल में तो इनको दोनों अधिकार मिल चुका था, एक दीवानी का और निजामत का। तो बंगाल में एक एक अस्थाई प्रशासनिक व्यवस्था का सृजन करना, बंगाल में एक अस्थाई प्रशासन का निर्माण करना क्लाइव के सामने बंगाल के लिए पहली चुनौती। दूसरी जो क्लाइव के लिए चुनौती थी वो ये था कि अवध भी चूंकि हारा था बक्सर के युद्ध में, तो अवध और मुगल शासक भी हारे थे। तो अवध और मुगल शासक के साथ संबंधों को परिभाषित करना कि किस प्रकार का संबंध होगा कंपनी का अवध के साथ, किस प्रकार का संबंध होगा कंपनी के मुगल शासक के साथ। अवध एवं मुगल शासक के साथ संबंधों को परिभाषित करना इसके पास एक चुनौती थी। ये दूसरी प्रमुख चुनौती हो जाएगी। इसके अलावा जो कंपनी के पास चुनौती थी वह था तीसरा कि कंपनी के अंदर भी क्लाइव को प्रशासनिक सुधार करना था, क्योंकि बंगाल में जो कंपनी के कर्मचारी या ऑल ओवर भारत में जो कंपनी के कर्मचारी थे उसमें काफी भ्रष्टाचार था। इसी प्रकार क्लाइव के समक्ष एक सैन्य सुधार की भी चुनौती थी कि इसको सैन्य सुधार भी करना था, क्योंकि इस क्षेत्र में भी काफी समस्याएं थी, भ्रष्टाचार की समस्याएं थी। तो 3 और 4 पॉइंट को मिलाकर 5वां पॉइंट हो जाएगा कि कंपनी के कर्मचारियों के अधीन जो भ्रष्टाचार और घूसखोरी की समस्या थी, भ्रष्टाचार और घूसखोरी की समस्या थी, तो इस भ्रष्टाचार और घूसखोरी को रोकना भी क्लाइव के सामने एक चुनौती थी कि इसको कैसे रोका जाए। ये भी क्लाइव के सामने क्या थी, एक चुनौती के रूप में थी। फिर न केवल भ्रष्टाचार और घुसखोरी को रोकना एक चुनौती के रूप में था, बल्कि छठा जो क्लाइव के पास चुनौती था वो यह था कि कंपनी की बिगड़ती हुई स्थिति को संभालना। कंपनी की जो बिगड़ती आर्थिक हालत थी, कंपनी की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को संभालना, बिगड़ती हुई आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी डबाडोल हो रही थी, आर्थिक स्थिति को संभालना भी था इसको, कि किस तरीके से कंपनी का जो व्यापारिक घाटा था किस तरीके से इसको फायदेमंद बनाना है। और फिर निष्कर्ष के रूप में हम देख लेंगे कि कुल मिलाकर इस क्षेत्र में क्या क्या होता है। तो जब क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आता है 1765 में, कब आता है वो, तो 1765 में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। तो उस समय क्या क्या चुनौती उसके समक्ष, कि सबसे पहले उसको बंगाल में एक अस्थाई प्रशासन स्थापित करना है। दूसरा, इसी अस्थाई प्रशासन में हम लोग बंगाल में क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की जाती है, इस द्वैध शासन प्रणाली के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर अवध और मुगल शासक के साथ संबंधों को परिभाषित करना था। बंगाल में प्रशासनिक सुधार करने थे, सैन्य सुधार करने थे, कंपनी के कर्मचारियों के जो भ्रष्टाचार घूसखोरी इस तरह की आदतें थी उसको संभालना था, और इसी के कारण कंपनी घाटे में चल रहा था। तो कंपनी की जो बिगड़ती हुई आर्थिक हालत थी उसको भी संभालना क्लाइव को था। तो इन्हीं परिस्थितियों में वो बनता है और इस तरीके से वो जो काम करता है। तो सबसे पहले क्लाइव के द्वारा जो सबसे पहला कदम उठाया जाता है वो होता है कि अवध के शासक और मुगल शासक से संबंध की व्याख्या। अवध एवं मुगल शासक के साथ संबंध की व्याख्या। शासक मुगल शासक के साथ संबंधों की व्याख्या के साथ संबंधों को व्याख्या करता है कि कंपनी का नवाब के साथ और किस तरीके से किसके साथ क्या रिलेशन रहेगा, ये व्याख्या करता है। तो अवध और मुगल शासक के साथ जो क्लाइव संबंधों की व्याख्या करता है, तो इसको 3 सेक्शन के सारे समझेंगे। एक इसमें संधि होती है, इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब के साथ। इस संबंधों की व्याख्या के तहत एक संधि करता है इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि एक करता है अवध के शासक के साथ, अवध के नवाब के साथ। और दूसरी इलाहाबाद की जो वो संधि करता है वो मुगल सम्राट के साथ करता है। मुगल सम्राट जो समय शाह आलम द्वितीय है, तो मुगल सम्राट के साथ दूसरी इलाहाबाद की संधि करता है।
और फिर हम देखेंगे कि जो अवध के साथ या मुगल शासक के साथ जो क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी, इस संधि का मूल्यांकन करेंगे कि इस संधि का क्या उस समय में, उस जिस समय क्लाइव आया था उस समय इसकी क्या वास्तविकता थी, क्यों इसकी जरूरत थी, इस पर हम लोग देखेंगे। तो इलाहाबाद की जो संधि की थी अवध के नवाब के साथ जो संधि की थी, तो बेसिकली अवध के नवाब के साथ जो संधि किया था यह 16 अगस्त 1765 को किया था। 16 अगस्त 1765 को किया था। और 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब के साथ किया था क्लाइव ने, इसमें 4 प्रमुख प्रावधान शामिल थे। सबसे पहले क्या था कि अवध के नवाब को क्या था कि इलाहाबाद और करा का जिला मुगल शासक को देना था। अवध के नवाब को इलाहाबाद एवं करा का जिला किसको देना था? अवध के नवाब को इलाहाबाद और करा का जिला मुगल शासक को देना था। इस संधि के तहत मुगल शासक को देना था इलाहाबाद और करा का जिला। दूसरा, इस संधि में यह भी प्रावधान था अवध के साथ कि युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में अवध का नवाब अंग्रेजों को 50 लाख देगा। अवध का नवाब यानी शुजाउद्दौला जो उस समय नवाब था, अंग्रेजों को कितना देगा? 50 लाख रुपया युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देगा अवध का नवाब। तीसरा, इस संधि में जो प्रावधान था वो यह था कि बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह की जागीर जो अवध के नवाब ने जब्त कर ली थी उसको वापस करेगा। बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह की जागीर को वापस करेगा। बलवंत सिंह की जागीर को वापस करेगा। जागीर को वापस कौन करेगा? तो अवध का नवाब जो इससे पहले बनारस के नवाब का जो था वहां का जो जागीरदार था बलवंत सिंह, उसका जागीर जब्त कर लिया था। तो इस संधि में अंग्रेजों ने डलवाया कि वो जागीर आप उसका वापस करेंगे। और चौथा जो इस संधि में प्रावधान था वह यह था कि कंपनी नवाब की सीमा जो है सुरक्षा करेगी। जो कंपनी है यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी नवाब की सीमा की रक्षा करेगी। नवाब की सीमा की रक्षा करेगी। बेसिकली उस समय दो प्रमुख हस्तियां थी, शक्ति थे जिनसे अवध के को नवाब को भय था। उसमें एक मराठा था, तो मराठा के आक्रमण का भय था, और दूसरा उस समय एक अफगान के आक्रमण का भय था। इन दोनों शक्तियों के आक्रमण का भय था। तो कंपनी नवाब की सीमा की रक्षा करेगी। लेकिन कंपनी जो नवाब की सीमा की रक्षा करेगी, बदले में क्या था कि बदले में नवाब को कंपनी को धन देना है। बदले में नवाब को क्या है? बदले में नवाब को कंपनी जो सेना देगी, बदले में नवाब को सैन्य खर्च उठाना, यानी कि जो सेना सहायतार्थ जाएगी सैन्य खर्च उठाना होगा। इस तरीके के 4 प्रावधान इसमें डाले गए थे। तो संबंधों की परिभाषा के साथ या व्याख्या के साथ जो पहला कदम उठाता है क्लाइव, वह इलाहाबाद की संधि होती है। पहली इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब के साथ 16 अगस्त 1765 को। इसमें 4 प्रावधान डलवाता है। इलाहाबाद और करा का जिला मुगल शासक को दे दिया जाता है। दूसरा, अवध के नवाब को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया कंपनी को देना है। तीसरा, बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर वापस करेगा अवध का नवाब। और चौथा, कंपनी नवाब के राज्य की सीमा सुरक्षा करेगा। दो शक्तियों से भय था, मराठा से और अफगान से, और बदले में जो सैनिक कंपनी नवाब की को रक्षा के लिए देगा, उस सैनिक का खर्च उठाना पड़ेगा। एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि जो वेलेस्ली ने सहायक संधि को संस्थागत रूप दिया था, उस सहायक संधि की थोड़ी बहुत झलक जो है समय क्लाइव के इन कार्यों में दिखाई देता है। सहायक संधि के बारे में जब पढ़ेंगे देखेंगे उसमें भी कुछ इस तरीके का प्रावधान होता है, तो थोड़ी झलक हमें दिखाई देती है। दूसरी इलाहाबाद की जो संधि क्लाइव करता है वो मुगल सम्राट जो उस समय शाह आलम द्वितीय था, तो उसके साथ करता है। तो इस जो दूसरी जो इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है वो किसके साथ होती है?
इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है ये मुगल सम्राट जो उस समय था मुगल सम्राट, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ होती है, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के साथ जो ये संधि होती है, तो इस संधि में जो बेसिकली इलाहाबाद की संधि ये हुई थी 19 अगस्त 1765 को। तो 19 अगस्त 1765 को जो दूसरी इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, इसमें क्या क्या प्रावधान था? तो सबसे पहला प्रावधान था इसमें कि मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों को दे दी। यानी कि यहाँ से भू राजस्व वसूल करने का अधिकार जो है वो अंग्रेजों को मिल गया। दूसरा, अवध के नवाब से जो इलाहाबाद और करा का जिला लिया गया था, तो इलाहाबाद एवं करा का जो जिला है, इलाहाबाद एवं करा का जिला किसको मिल गया? तो मुगल सम्राट को मिला। जिला मुगल सम्राट को मिला। आगे चलकर इनसे भी ये ले लिया जाएगा। और तीसरा इस संधि में क्या था प्रावधान कि बदले में कंपनी सम्राट को, यानी कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी थी, इसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी और निजामत के लिए 53 लाख रुपए। सम्राट को 26 लाख पेंशन के रूप में, 26 लाख वार्षिक पेंशन के रूप में, और इसके बाद जो है 53 लाख रुपए निजामत के रूप में देगी कंपनी मुगल सम्राट को। 53 लाख निजामत के रूप में, कंपनी 53 लाख निजामत के रूप में। और इस तरीके से इलाहाबाद की संधि के तहत जो है, सो चौथा पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं कि चूंकि वार्षिक पेंशन था, तो लगभग 65 से लेके, आप एक तरीके से मान लीजिए कि 1765 से लेके 1772 तक, ये 7-8 साल जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बना रहा। और पेंशनर न केवल बना रहा, बल्कि यह एक तरीके से इलाहाबाद के किले में कैदी का जीवन व्यतीत करता है, इलाहाबाद के किले में कैदी का जीवन व्यतीत करता है। तो ये तो संधि का प्रावधान हो गया कि अवध के शासक के साथ संधि किया, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि किया। लेकिन अब मूल बात उत्पन्न होती है कि ये जो अवध और शाह आलम के साथ संधि किया गया था, इसकी प्रासंगिकता उस समय क्या थी और इसकी क्या प्रासंगिकता थी? इसकी प्रासंगिकता क्या थी? सबसे मूल मुद्दा जो है यहीं से निकल कर आता है। इसकी प्रासंगिकता क्या थी, या क्यों प्रासंगिकता क्या थी, क्या इसका महत्व था, आप ये कह सकते हैं। तो सबसे पहला बात आप देखेंगे कि यदि कंपनी चाहती तो अवध का नवाब हार चुका था और अवध के शासन को डायरेक्ट भी अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन उसे डायरेक्ट अपने हाथों में नहीं लिया। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि यदि अवध का शासन कंपनी अपने हाथों में ले लेती, अवध का शासन कंपनी अपने हाथों में ले लेती, तो समस्या क्या होती? अपने हाथों में लेती तो इससे समस्या क्या होती? यदि कंपनी अपने हाथों में ले लेती तो इससे समस्या होती कि कंपनी का सीधा मराठा और अफगान से टकराव की संभावना बढ़ जाती। मराठा और अफगान से टकराव की संभावना बढ़ जाती, और ऐसे में यदि दोनों शक्तियों से टकराव की संभावना बढ़ती तो ये कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता था। तो इसी मराठा और अफगान से कंपनी की टकराव ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए क्लाइव ने क्या किया था? अवध के नवाब से किस तरीके के संधि किया था। और इस संधि से क्या हुआ था कि अवध एक तरीके का बफर स्टेट के रूप में, बफर राज्य के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। बफर राज्य के रूप में कि उस समय के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो बेसिकली क्या था कि बंगाल के प्रांत से ही लगा हुआ था, ये एरिया हो जाएगा बंगाल का यहाँ पर अंग्रेजों का, और इसी से पूरा ये एरिया होता था, अवध का लगा होता था। तो और अवध के इधर का जो क्षेत्र था मराठा और प्लस एक तरीके से कहेंगे कि अफगानों के प्रभाव वाला क्षेत्र था।
तो यदि इसको ये अपने हाथ में लेता तो डायरेक्ट अफगान और मराठों से इसके टकराने की संभावना बढ़ जाती। अवध को संरक्षित राज्य बना के इसने डायरेक्ट संघर्ष को टाल दिया और लंबे समय तक अवध जो है सो अंग्रेजों के लिए बफर राज्य के रूप में काम करते रहा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए अवध दुधारू गाय के समान काम करते रहा, दुधारू गाय के समान काम करते रहा। एक और दूसरा आपने देखा कि जो कंपनी की एक तरीके से अपने संरक्षण में तो ले ही लिया था, इस संधि के तहत क्लाइव ने अवध को क्या किया था, अपने संरक्षण में ले लिया था और संरक्षण में ले लिया था तो धीरे धीरे तो वहां पर उसका प्रभाव बढ़ना शुरू ही हो गया था, क्योंकि अवध के नवाब को उस समय दो शक्तियों के आक्रमण का भय था ही और उसका परिणाम था कि उसके संरक्षण में चला गया था। तो एक और दूसरा यह भी था कि जो अवध के मुगल सम्राट से भी जो इलाहाबाद की संधि की गई थी, तो ये भी क्या था कि परिस्थितियों को ठीक से समझने का नजरिया था क्लाइव का। परिस्थितियों को समझने का नजरिया था, परिस्थितियों को समझने का नजरिया था। तो परिस्थितियों को समझने का क्या नजरिया था, तो बेसिकली क्या था कि जो भी हो मुगल सम्राट पूरे देश का बादशाह माना जाता था। तो मुगल सम्राट के एक तरीके से कहेंगे कि अधिकार पत्र से जो उसको मिल जाता था, मुगल सम्राट के अधिकार पत्र से जो उसको राइट मिल गया था वो राइट अन्य भी स्वीकार कर लेता था। जैसे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो वहां पर ये कंपनी अपने से यदि वो करता तो वो उसके लिए थोड़ी सी समस्याएं होती, क्योंकि स्थानीय लोग उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन चूंकि मुगल सम्राट ने ही बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी तो अन्य लोगों के लिए इसे स्वीकार करना सरल हो गया था। ये कह सकते हैं कि मुगल सम्राट के सनद से आसानी से इनका कार्य पूरा हो गया। तो कुल मिला के दोनों संधियां यदि देखेंगे, जो अवध के साथ की गई थी और जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी, बिल्कुल परिस्थितियों को सत्य तरीके से सही तरीके से आंकना क्लाइव को आता था। वही उसने आकर ये दोनों संधियां की थी और उसकी ये नीति सफल भी रही। आगे के गवर्नरों ने भी, जो वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे, उसने भी क्लाइव की नीति को फॉलो किया और अवध को जो है एक तरीके से बफर राज्य के रूप में बनाए रखा। और वारेन हेस्टिंग्स की एक पॉलिसी भी अवध के बारे में, जिसको हम लोग वारेन हेस्टिंग की रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं, रिंग फेंस की नीति। तो जब हम क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स पर जाएंगे तब आपको बताएंगे कि रिंग फेंस की पॉलिसी क्या थी और किस तरीके से। तो इन दोनों के संबंधों के बाद क्लाइव का जो अगला कदम होता है वो होता है बंगाल के नवाब के साथ संबंधों की व्याख्या। नवाब के साथ बंगाल के नवाब के साथ संबंधों की व्याख्या। तो बंगाल के नवाब के साथ संबंधों की जो व्याख्या करता है क्लाइव, तो इस व्याख्या के क्रम में ही क्या करता है कि क्लाइव के द्वारा यहाँ पर एक शासन प्रणाली स्थापित की जाती है बंगाल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वैध शासन की प्रणाली कहते हैं, द्वैध शासन प्रणाली। द्वयार्की सिस्टम को क्लाइव के द्वारा यहाँ पर लागू किया जाता है, द्वैध शासन प्रणाली को। तो द्वैध शासन प्रणाली का जो सिंपल सा अर्थ होता है, इसका सीधा सा अर्थ होता है दो राजा। दो राजा सिंपल सा अर्थ होता है दो राजा, या आप कह सकते हैं यहाँ पर दो प्रशासक। तो बंगाल के संदर्भ में दो राजा या दो प्रशासक कौन हो सकता है, तो बंगाल के संदर्भ में दो राजा या दो प्रशासक जो था, इसमें एक बंगाल का नवाब था, बंगाल का जो नवाब था वो नजीमुद्दौला इस समय था, तो बंगाल का नवाब हो जाएगा। और दूसरा जो दूसरा प्रशासक या दूसरा वो हो जाएगा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन दोनों के द्वारा जो यह व्यवस्था थी बंगाल में, बेसिकली जो द्वैध शासन प्रणाली थी, ये क्लाइव से लेकर यानी कि 1765 से लेकर 1772 तक यह व्यवस्था चलती रही। वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो जो द्वैध शासन प्रणाली है बंगाल में, ये क्लाइव की देन है संबंधों की व्याख्या के क्रम में। द्वैध शासन प्रणाली का सिंपल सा अर्थ अभी आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ होता है कि एक ही साथ दो शासक की उपस्थिति, दो प्रशासक की उपस्थिति। यहाँ पर दो शासक या दो प्रशासक कौन है, एक बंगाल का नवाब नजीमुद्दौला है
और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब इस द्वैध शासन प्रणाली को आप समझने के लिए क्या है कि यहाँ पर क्लाइव ने क्या किया था, और बंगाल का जो समय कंडीशन था, तो वो आप देखिए प्रशासन का क्या होता है ना कि दो भाग होता है। प्रशासन का एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं दीवानी भाग, प्रशासन का एक भाग होता है दीवानी भाग, और प्रशासन का जो दूसरा भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं निजामत भाग या निजामत का अधिकार कहते हैं। दीवानी का अर्थ होता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, और निजामत का अर्थ होता है विधि व्यवस्था स्थापित करने का। निजामत के अंतर्गत कौन सा आ जाता है, जिसको हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये होता है इसके अंतर्गत, लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार जो होता है वो निजामत कहलाता है। और जो दीवानी के अंतर्गत अधिकार होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो जो राजस्व वसूली का अधिकार होता है वो बेसिकली दीवानी अधिकार कहलाता है। तो कंपनी को क्या था कि आप देखेंगे, कंपनी को इस पूरी व्यवस्था में क्या थी, कि कंपनी को इस पूरी व्यवस्था में क्या थी कि दीवानी का जो अधिकार था ये कंपनी को किससे मिल चुका था। अभी देखे हैं कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी मुगल सम्राट के साथ, उस 1765 की संधि के तहत बंगाल के दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल चुका था। किससे मिल चुका था, तो बंगाल के दीवानी का अधिकार कंपनी को दे दिया था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक ने इसको दे दिया था। और जो प्रशासन का दूसरा भाग था निजामत का अधिकार, तो बंगाल के निजामत का अधिकार कंपनी को दे दिया था बंगाल के नवाब ने। बंगाल के नवाब ने इनको दे दिया था, बंगाल के नवाब ने। तो इसमें क्या था कि वास्तविक शक्तियां, अब आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन का दो भाग होता है दीवानी और निजामत, वो दोनों कंपनी के पास है बंगाल का। किसके, तो दीवानी का अधिकार 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था, और निजामत का अधिकार एक पूरक संधि करता है रॉबर्ट क्लाइव नाजिमुद्दौला जो समय बंगाल का नवाब है उसके साथ करता है। और उसके साथ जो वो करता है, तो बेसिकली उसके साथ करने के बाद उसको निजामत का अधिकार मिल जाता है। तो इस पूरी व्यवस्था में क्या था कि वास्तविक सत्ता अब आपको किसके पास दिखाई दे रहा है। वास्तविक सत्ता चाहे वो दीवानी का हो या निजामत का हो, वास्तविक सत्ता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। वास्तविक सत्ता किसके पास है, कंपनी के पास है। लेकिन वास्तविक सत्ता तो उसके पास है, लेकिन इस प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप कहते हैं, इस प्रशासन का यानी बंगाल के प्रशासन का उत्तरदायित्व तो अभी भी किसके ऊपर है, तो बंगाल के प्रशासन का उत्तरदायित्व तो अभी भी कंपनी के पार नहीं, बल्कि ये बंगाल के नवाब के ऊपर था प्रशासन का उत्तरदायित्व। इसका अर्थ यही होता है कि बंगाल का प्रशासन अभी भी बंगाल के नवाब के नाम पर चलाया जा रहा था। नवाब के नाम पर चलाया जा रहा था, नवाब के नाम पर चलाया जा रहा था। तो एक्चुअल व्यवस्था में क्या थी कि पूरी की पूरी सत्ता का स्रोत तो कंपनी के पास थी, लेकिन इसमें व्यवस्था के नाम किसके ऊपर चलता था, तो नवाब के नाम पर चलता था। तो कोई भी यदि बदनामी होगी तो शासन किसके नाम पर चलता था, नवाब के नाम पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के जो सिस्टम जो क्लाइव ने लागू किए थे बंगाल में, इसी को क्या कहा गया, द्वैध शासन प्रणाली। अर्थात वास्तविक सत्ता दीवानी का भी और निजामत का कंपनी के पास था, लेकिन नाम मात्र का उत्तरदायित्व किसके पास था, तो बंगाल के नवाब के पास था। उसके नाम से बंगाल का शासन चलता था। और इस दीवानी और निजामत कार्य के लिए कंपनी ने जो दो अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, दीवानी और निजामत कार्य के लिए जो कंपनी ने अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, अधिकारी एक बंगाल के लिए रजा खां, अधिकारी जो नियुक्त कर रखे थे किसके लिए, दीवानी कार्य के लिए और निजामत कार्य के लिए कंपनी जो अधिकारी नियुक्त किए थे, तो इस अधिकारी को यानी कि जो निजामत का कार्य करेगा और जो दीवानी का कार्य करेगा, इस अधिकारी को भी नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, कंपनी के पास था। और बंगाल का नवाब इस अधिकारी को हटा नहीं सकता था, बंगाल का नवाब इस अधिकारी को हटा भी नहीं सकता था, इसको हटा भी नहीं सकता था। इसकी नियुक्ति और हटाने दोनों का अधिकार किसके पास था, तो कंपनी के पास था। तो फिर से एक बार आप एक बार समझ लीजिए, बंगाल के नवाब के साथ जो संबंधों की व्याख्या करता है रॉबर्ट क्लाइव,
तो सबसे पहले बंगाल आता है, तो वो क्या करता है, बंगाल में एक द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करता है। और बंगाल में जो वो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करता है, तो इसका सिंपल सा अर्थ क्या है? इस द्वैध शासन प्रणाली का सिंपल सा अर्थ है एक ही समय में दो राजा, दो प्रशासक। तो बंगाल में एक ही समय में दो राजा, दो प्रशासक का अर्थ क्या हो गया? एक बंगाल का नवाब है और दूसरा कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब इस द्वैध शासन प्रणाली को समझने के लिए आप इस ग्राफिक प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। तो प्रशासन का दो भाग होता है, एक दीवानी प्रशासन होती है और दूसरा जो होता है वो निजामत प्रशासन होता है। तो बंगाल के दीवानी का जो अधिकार था वो कंपनी को मिल चुका था, किसके साथ? किससे? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से, जो 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई थी उससे। और जो प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट है निजामत का, तो निजामत का अधिकार कंपनी को मिल चुका था बंगाल के नवाब के साथ, बंगाल के नवाब से। और बंगाल के नवाब से इनको मिल चुका था निजामत का अधिकार। निजामत का अर्थ होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार मिल जाना, सैनिक प्रशासन असैनिक प्रशासन का अधिकार मिल जाना। और दीवानी का अधिकार होता है राजस्व प्रशासन, राजस्व वसूली करने का अधिकार। तो दोनों अधिकार अब किसके पास है? कंपनी के पास, जो एक बंगाल के नवाब से मिला और दूसरा मुगल सम्राट से। तो वास्तविक सत्ता किसके पास है? अब इसमें कंपनी के पास है। लेकिन अभी भी क्या है कि इस प्रशासन का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? किसके नाम से चलाया जा रहा है? तो बंगाल के नवाब से। बंगाल का शासन अभी भी कंपनी के नाम से नहीं चल रहा है, बल्कि बंगाल के नवाब के नाम से चल रहा है। तो पूरी की पूरी जिसके नाम से चलती है उसी की उत्तरदायित्व होती है। तो बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। और साथ ही जो दीवानी और राजस्व कार्य वसूली करने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाने थे, तो उस अधिकारी कर्मचारी को भी नियुक्त करने का अधिकार किसके पास था? कंपनी के पास था। नियुक्त करने का भी, हटाने का भी अधिकार था। नवाब न तो इसको नियुक्त कर सकता था और न ही हटा सकता था। तो कुल मिलाकर जो वास्तविक सत्ता थी वो कंपनी के पास थी, बंगाल का नवाब नाम मात्र का प्रमुख था। और इसी व्यवस्था को, जो एक समय में नवाब भी थे, कंपनी भी थे, क्लाइव का द्वैध शासन प्रणाली कहलाता है बंगाल में। आगे चलकर आप देखेंगे कि ये द्वैध शासन प्रणाली ब्रिटिश शासन काल में कई जगहों पर लागू होता है। जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आएगा तो उसमें भी द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू किया जाएगा। जब 1935 का जो है सो इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा तो प्रांतों को तो स्वायत्तता दे दी जाएगी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाएगा। और ये द्वैध शासन प्रणाली का नेचर अभी नहीं, अभी से शुरू हुआ है। और कंपनी के प्रशासन के अधीन भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से लेके 1757 तक, जो 1858 तक चलता है, वो कंपनी के अधीन द्वैध शासन प्रणाली चलता है। और उसके बाद भी किसी न किसी रूप में ये पॉलिसीगत, क्लियर रूप में नहीं, लेकिन पूरे ब्रिटिश शासन काल में आप इस तरीके के नेचर को देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि 1784 से 1757 तक तो क्लियर वे में आपको दिखाई देगा ये द्वैध शासन प्रणाली कंपनी के अधीन। और फिर 1919 के काउंसिल एक्ट में दिखाई देगा, 1935 के काउंसिल एक्ट में दिखाई देगा। तो ये था द्वैध शासन प्रणाली। लेकिन अब सबसे प्रश्न उत्पन्न होता है जो आपको मेंस में पूछा जाएगा, यदि आपका ऑप्शनल पेपर है या जीएस भी है, कि आखिर क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली को लागू क्यों किया? क्यों नहीं वो बंगाल के, जब इतनी कमजोर था बंगाल का नवाब, तो क्यों ने उससे प्रशासन का अधिकार लेके, सब कुछ का अधिकार तो ले ही लिया था, फिर भी उसको नाम मात्र का प्रमुख क्यों बना के रखा गया? प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि आखिर द्वैध शासन प्रणाली क्यों, क्यों नहीं बंगाल को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में अधिग्रहित कर लिया गया? तो अब इस पर हम लोग विचार करते हैं कि आखिर द्वैध शासन प्रणाली का औचित्य क्या था। तो नेक्स्ट जो इसी में हो जाएगा, अब इस पर हम लोग आखिर बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली क्यों, क्वेश्चन टाइप का ही, कि आखिर आखिर बंगाल में आखिर बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली क्यों, आखिर बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली क्यों, क्यों लागू किया क्लाइव ने? तो ये आपको जीएस में भी पूछ सकता है
एक तरीके से आप सब ऑप्शनल पेपर में भी पूछेगा। ऑप्शनल पेपर में तो कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। तो सबसे पहला इसका कारण हो जाएगा कि स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि यदि क्लाइव बंगाल का राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अपने हाथ में ले लेता, यदि राजनीतिक सत्ता, पहला पॉइंट तर्क के फेवर में कि यदि क्लाइव राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अपने हाथ में ले लेता, वास्तविक रूप से अपने हाथ में ले लेता, वास्तविक रूप से अपने हाथ में ले लेता, तो यदि ये वास्तविक रूप से अपने हाथ में ले लेता तो इसका परिणाम क्या होता? पहला परिणाम होता कि कंपनी का वास्तविक चरित्र सामने आ जाता। पहला इसका परिणाम क्या होता कि कंपनी का वास्तविक चरित्र सामने आ जाता, राजनीतिक रूप से इसका वास्तविक चरित्र सामने आ जाता। और कंपनी का जब वास्तविक चरित्र सामने आ जाता तो संभव था कि सभी भारतीय जो अभी मैसूर बचे हैं, मराठे बचे हैं, सिख हैं, सभी भारतीय शक्तियां इसका विरोध करने लगती, सभी भारतीय शक्तियां इसका विरोध करती, सभी भारतीय शक्तियां इसका विरोध करती। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो क्लाइव की ये बिल्कुल सोच सही थी उस समय के दृष्टिकोण को देखते हुए कि यदि वास्तविक रूप से बंगाल का सत्ता अपने हाथ में ले ली थी तो उस समय जो भी भारतीय शक्तियां थी, कंपनी का वास्तविक चरित्र सामने आता। उस समय जो भी भारतीय शक्तियां थी, खासकर अवध चौकन्य हो जाता, जो कंपनी का संरक्षित था, अवध चौकन्य हो जाता। मराठे भी चौकन्य हो जाते, न केवल मराठे चौकन्य होते बल्कि मैसूर भी चौकन्य हो जाता, और अन्य जो छोटी छोटी शक्तियां थी वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ी हो सकती थी। तो इसी परिस्थिति को मूल्यांकन करते हुए क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को उचित समझा था। एक और दूसरा जो इसके पीछे तर्क है कि इसमें क्या था कि अभी भी क्या था कि हालांकि फ्रांसीसी हरा दिए गए थे, लेकिन अभी भी क्या था कि जो ऐसा होता तो फ्रांसीसियों की तरफ से, डच के तरफ से, और जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो फ्रांसीसी, डच और डेनिश कंपनी जिनका अभी भी कुछ न कुछ भारत के साथ व्यापार चल रहा था, ये कंपनियां जो है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कंपनियां नवाब के फरमान से और मुगल शासक के, खासकर नवाब के फरमान से कर दे देते थे, चूंकि नवाब का और मुगल शासक नवाब के फरमान से कर दे देते थे। किसको दे देते? यदि ये व्यापार करते थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे तो कर दे देते थे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि वो किसका फरमान था? मुगल शासक का फरमान था, उस पर बंगाल के नवाब की अनुमति थी। तो फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, डेनिश कंपनी जो बंगाल के नवाब के फरमान से आसानी से कर दे देते थे व्यापार के बदले में, तो यदि ये डायरेक्ट शासन क्लाइव अपने अधीन कर लेता बंगाल का, तो ये कंपनियां फिर इनका विरोध करना शुरू कर देती। ये कंपनियां क्या करती? इनका विरोध करना शुरू करती। तो जाहिर सी बात है कि इस परिस्थिति को देखते हुए भी क्लाइव ने सोचा कि यही परिस्थितियां बेहतर है कि जो काम आसानी से हमें नवाब के फरमान से हो जा रहा है, फ्रेंच, डच, डेनिश कंपनियों के साथ जो हमें कर उपहार आदि की प्राप्ति हो जा रही है, वो हम यदि डायरेक्ट बंगाल का शासन अपने अधिकार में ले लेंगे तो नहीं सुगमता से देगी, वो विरोध करना शुरू कर देगी। और तीनों कंपनियां यदि एक साथ विरोध करती तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या होता? थोड़ी सी मुसीबत की स्थिति आ जाती। ठीक उसी प्रकार की ये मुसीबत की स्थिति बनती तुलना के लिए कि जिस तरीके से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन के लिए हो चुका था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन के लिए हो चुका था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए समय ब्रिटेन के लिए क्या हो चुका था कि जितने भी ब्रिटिश विरोधी यूरोपीय शक्तियां थी सभी उस युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध कूद चुके थे। फ्रांस हो, स्पेन हो, जिनको भी ब्रिटेन से बदला लेना था, सब ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके कर लिया था। तो हो सकता था कि यहाँ भी इस तरह की परिस्थितियां बन जाती कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फ्रांसीसी भी सक्रिय हो जाते, डच भी सक्रिय हो जाते, डेनिश भी सक्रिय हो जाते। तो बिल्कुल एक कूटनीतिक माइंड था कार्ल क्लाइव के पास और उसी का उसने प्रयोग किया था। दूसरा,
तीसरा इसमें और क्या शक्तियां दिक्कतें होती, तीसरा क्या होता है कि सबसे दिक्कतें कि बंगाल का डायरेक्ट शासन अपने पास नहीं, प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ जाता। प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ जाता। कंपनी का क्या होता, प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ जाता। और कंपनी का तो प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ जाता, लेकिन अभी की जो स्थिति थी जिस समय ये लागू किया गया था, उस समय कंपनी प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने की स्थिति में नहीं। जबकि बंगाल का प्रशासन यदि वो अपने हाथ में लेती तो कंपनी का प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ जाता। लेकिन किस प्रकार का प्रशासनिक उत्तरदायित्व, तो सबसे पहला इनको लॉ और ऑर्डर स्थापित करने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना इनके जिम्मे हो जाता है, जो अभी नवाब के पास था। लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना। दूसरा, भूराजस्व वसूल करने की चुनौती बढ़ जाती, भूराजस्व वसूल करने की चुनौती बढ़ जाती। और इसके साथ कई प्रकार की और प्रशासनिक चुनौती कंपनी के सामने आ जाती, कई प्रकार की प्रशासनिक चुनौती बढ़ जाती। तो जाहिर सी बात है कि अभी कंपनी का उत्तरदायित्व तो लेने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि कंपनी का अभी मूल मोटो क्या था कि ये बेसिकली भारत में आप देखेंगे तो कंपनी अभी क्षेत्रीय विस्तार में लगी हुई थी, क्षेत्रीय विस्तार में लगी हुई थी। इनका अब आगे मैसूर के साथ युद्ध होगा, मराठों के साथ युद्ध होगा, तो क्षेत्रीय विस्तार में लगी थी। और क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ ये अभी सीमित उत्तरदायित्व का पक्ष धर दी, सीमित उत्तरदायित्व, उतना ही उत्तरदायित्व कंपनी कहीं पर लेना चाह रही थी जिससे कि उसका काम निकल जाए। और सीमित उत्तरदायी क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ कंपनी का भी मूल मोटो जो था, व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करना, व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करना, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। तो अब यदि कंपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती बंगाल में, तो दोनों तरह की समस्या आ जाती। क्षेत्रीय विस्तार भी उसकी नीति प्रभावित होती, जो मराठों के साथ होना है, मैसूर के साथ होना है। सीमित उत्तरदायित्व ना होकर वो बढ़ जाता, तो फिर व्यापार में जो अधिक से अधिक लाभ कमाने को उद्देश्य था वो भी संकटपूर्ण हो जाता। फिर लॉ एंड ऑर्डर कर स्थापित करने की चुनौती, भू राजस्व जो अभी कंपनी को उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं था, ये तो और बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न कर देता। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी प्रशासन की, वो भी देखते हुए क्लाइव ने बेहतर समझा कि अभी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाए। और चौथा जो क्लाइव का एक और सोच था, जो सत्य भी था, कि क्लाइव सोचता था कि अभी यदि बंगाल के शासन को कंपनी प्रत्यक्ष रूप से हथिया लेती है, यदि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से ले लेती है, तो यदि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से ले लेती है तो फिर क्या होगा कि इस मामले में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। कंपनी के मामले में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। और ये जो क्लाइव का सोच था वो आगे चलकर होता भी है कि पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है, आप देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पारित होती है, और ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप जो है सो कंपनी के मामलों में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्लाइव जो बिल्कुल परिस्थितियों का सूक्ष्म मूल्यांकन करना जानता था, उसने किया, और उसी के कारण उसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। तो अब आप देखिए कि जो इसमें बहुत ही बड़ा ये महत्वपूर्ण सेक्शन है जो आपको याद रखना है कि सबसे पहले बंगाल में जो संबंधों की व्याख्या करता है तो वो किस तरीके से आता है, द्वैध शासन प्रणाली के रूप में आता है। और द्वैध शासन प्रणाली के रूप में, तो इस चार्ट में द्वैध शासन प्रणाली क्या था वो बता दिया है मैंने। और द्वैध शासन प्रणाली आखिर क्यों लाया था क्लाइव ने, तो वो 4 पॉइंट जब इसका एनालिसिस करके खूब अच्छे से मैंने बता दिया, आप इसको लिखेंगे तो ये 400-500 शब्दों में चला जाएगा कि वास्तविक शक्तियां उसमें भारत में कौन थी, क्या था, जो विदेशी शक्तियां थी उससे किस प्रकार का खतरा हो सकता था, प्रशासन के तौर पर क्या चुनौती बढ़ सकती थी, और कंपनी के लिए ब्रिटेन की तरफ से क्या चुनौती बढ़ सकती थी, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो ये होता है। लेकिन ये जो क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया जाता है, तो बंगाल में जो क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू की जाती है, इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही विनाशकारी परिणाम होते हैं। तो एक टॉपिक इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं
द्वैध शासन प्रणाली का परिणाम। द्वैध शासन प्रणाली का परिणाम। द्वैध शासन प्रणाली का परिणाम क्या होता है वो। तो जो द्वैध शासन प्रणाली का परिणाम होता है, आप इसको सेक्शन में बांट कर रख सकते हैं कि सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली का जो विनाशकारी परिणाम जाता है वो जाता है प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न होना शुरू होता है। प्रशासनिक व्यवधान की समस्या आती है। दूसरा जो है सो कृषि का विनाश होना शुरू हो जाता है। बंगाल में इसके बाद कृषि का विनाश होना, ना केवल कृषि का विनाश होता है बंगाल में, बल्कि बंगाल का जो हस्तशिल्प उद्योग था उस समय पूरे भारत में जो फेमस बंगाल का हस्तशिल्प उद्योग था, इस हस्तशिल्प उद्योग का भी क्या होता है कि पतन प्रारंभ हो जाता है और ये उद्योग अपने किंकरी की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। ना केवल हस्तशिल्प उद्योग बल्कि यहाँ का जो बंगाल का व्यापार और वाणिज्य होता है, जो कॉमर्स और ट्रेड होता है, तो व्यापार वाणिज्य का भी पतन होना शुरू हो जाता है। ना केवल व्यापार वाणिज्य का पतन होता है, बल्कि इस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस द्वैध शासन प्रणाली के कारण क्या होता है कि बंगाली समाज का या बंगाल का नैतिक पतन भी प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। नैतिक पतन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो अब इसके तहत क्या होता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जो सबसे पहला जो हानिकारक इम्पैक्ट जाता है वो कहाँ पर, प्रशासनिक व्यवधान पर। क्योंकि प्रशासनिक व्यवधान में क्या होता है कि चूंकि इसमें वास्तविक शक्ति किसके पास थी, द्वैध शासन प्रणाली में आपने देखा है कि वास्तविक शक्ति किसके पास है, कंपनी के पास है। तो वास्तविक शक्ति है कंपनी के पास, लेकिन जिसके पास वास्तविक शक्ति है उसका कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं है, कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं। यानी कि यहाँ पर चोरी हो, डकैती हो, किसी भी प्रकार के अपराध की घटना हो तो कंपनी का उससे कोई उत्तरदायित्व नहीं। तो वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी और कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। जबकि नवाब जो था बंगाल का, तो नवाब के पास शक्ति के नाम पर क्या था, कुछ भी नहीं था। शक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। ना तो इसकी अपनी पुलिस थी, ना ही इसकी अपनी सेना थी। तो नवाब के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उत्तरदायित्व तो इसी का था। उत्तरदायित्व किसका था, नवाब का ही था। शासन तो इसी के नाम पर चलता था। अब आप समझो कि आप कहीं के नवाब हैं और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए पुलिस की जरूरत होती है, सेना की जरूरत होती है, और ये आपका अधिकार में है ही नहीं, तो आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करेंगे। और जिसके पास सारी की सारी शक्तियां हैं, केंद्रित है, उसके पास कुछ उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो वो तो इसमें ध्यान लेगा नहीं। तो इस परिस्थिति के कारण क्या हुआ कि जो अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति, कुछ उत्तरदायित्व तो नहीं, नवाब के पास कुछ भी शक्ति नहीं लेकिन संपूर्ण उत्तरदायित्व है, तो इस असमंजस की परिस्थिति के कारण क्या हुआ कि बंगाल में क्या हो गया कि डकैती डकैती, लूटपाट की जो घटना है वो काफी बढ़ गई। और जो सन्यासी छापामार होते थे, सन्यासी छापामार, तो खुलेआम जो है सो अपना काम करने लगे। पूरी की पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बंगाल की वो अस्त व्यस्त होकर रह गई। चोरी, डकैती, लूटमार, सेंगमारी, सन्यासी, दलाली, सब कुछ अपने चरम पर पहुंच गया बंगाल में। क्योंकि जो कंडीशन है वो आपको बता दिया कि जिसके पास वास्तविक सत्ता है उसका उत्तरदायित्व तो नहीं है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, न सेना है, न प्रशासन है, न पुलिस है, उसके ऊपर संपूर्ण उत्तरदायित्व है। तो आखिर वो किस तरीके से करे, तो आखिर दोष किसका, नवाब का या कंपनी का। कंपनी का है, क्योंकि उसने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि नवाब के पास कुछ रहने ही नहीं दिया है, तो वो स्थापित कहाँ से करेगा। इसके बाद क्या होता है कि प्रशासन का तो जो व्यवधान हुआ हुआ ही, जो बंगाल का जो कृषि था उस कृषि का भी क्या हुआ, विनाश होना शुरू हो गया। क्योंकि इस व्यवस्था में क्या हुआ कि आगे चलकर जो है सो कृषकों का दोहन होना शुरू हो गया। और कृषकों का जो दोहन होना शुरू हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ कि कृषि में निवेश की संभावना, क्योंकि किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था। इस तरह से वसूल करते थे यहाँ के जो अधिकारी क्लैब ने बना रखे थे,
तो इस तरीके से वो वसूल करते थे कि उनको जो है सो कुछ मिलता ही नहीं था, रहता ही नहीं था, क्योंकि लगान वसूली करने की जो प्रणाली थी अब बोली के आधार पर होने लगी थी। बोली यानी कि बोली या जिसको आप नीलामी कहते हैं, तो नीलामी के आधार पर होने लगी थी। और नीलामी में क्या होता है कि कोई एक जमीन है और उस जमीन से जो है सो सरकार ने तय कर दिया कि इस लैंड से हमको एक्स रुपये चाहिए, और एक्स रुपये से नीलामी वो शुरू करेगा और जितने जितने जाते जाएगा। कोई नीलाम करता है कि हम चलो हम 2x देंगे, कोई कहेगा हम 3x देंगे, कोई कहेगा हम 4x देंगे। कितना उससे उत्पादन होगा, कितना वो ले पाएगा, किसी को पता नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये जो लगान देने वाले थे वो तो बोली लगाने वाले, ये कृषि से इनका कोई लेना देना था ही नहीं। तो कौन सी भूमि कितनी उत्पादन करेगी किसी को पता नहीं, केवल वो नीलामी में लगाते जाते थे कि हम 2x देंगे, हम 3x देंगे, कोई 4x, कोई कह दिया 5x, कोई कह दिया 10x। अब 10x से ऊपर नहीं गया तो ठीक है, सरकार ने 10x वाले को ये दे दी कि यहाँ से आप हमें लगान दो। अब 10x में यदि मान लो उत्पादन x ही होता है और वो 10x का ले लिया है ठेका, तो जाहिर सी बात है कि 10 गुना वसूलेगा सरकार को देने के लिए। और 10x ही यदि वसूलेगा तो उस बंदा के पास क्या रहेगा, तो ये तो जरूर कोशिश करेगा ना कि कम से कम 10x के बदला में 15x वसूल करें, ताकि 5 टाइम्स हमारे पास भी रह जाए। तो यदि उत्पादन ही इससे x हो रहा है और लगान ही बोली काफी ऊंची लगा दी गई है, तब आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये लोग वसूलने के क्रम में, जो ठेकेदार होते थे, ये लोग ने वसूलने के क्रम में कितनी निर्दयता के साथ किसानों से पेश आते होंगे, आप इसी प्रक्रिया से अंदाज लगा सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि किसानों की इच्छा शक्ति खत्म, कृषि में निवेश खत्म, और धीरे धीरे बंजर भूमि सबका विकास होना शुरू हुआ, कृषकों का पतन होना शुरू हुआ। और बंगाली समाज धीरे धीरे, बंगाल जो एक हंसता खिलता प्रांत था, वो क्लाइव की इस द्वैध शासन प्रणाली के कारण जो है एक उजाड़ प्रांत की ओर आगे बढ़ना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि जो हस्तशिल्प होता है वो कृषि आधारित हस्तशिल्प भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि द्वैध शासन प्रणाली लागू होने के बाद धीरे धीरे परंपरागत जो बंगाल का हस्तशिल्प उद्योग था, बंगाल का हस्तशिल्प उद्योग जैसे यहाँ पर जो कपड़ा उद्योग था, जो रेशम उद्योग था, जो अन्य चीजों का उद्योग था, वो धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी के कर्मचारी होते तो अब मनमाने व्यवहार करने लगे थे, दस्तकारों से तकनीकी देना, नहीं तकनीकी देते थे तो उनको मारना, पीटना, सताना, ये सब कंपनी के कर्मचारियों का काम होता था। और इस तरीके से उत्पीड़न से बचने के लिए तो कई बार बंगाल के दस्तकार अपनी उंगली तक काट लेते थे। अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनको पीड़ा रहती होगी कि वो अपना उंगली काट लेते थे। तो इसके कारण जो बंगाल का हस्तशिल्प उद्योग था, कपड़ा, रेशम, सब कुछ किंकरी की अवस्था को प्राप्त कर गया। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो मनमाने तरीके से कहता है कि हमें टेक्नोलॉजी दो, कम दाम में वो कहता है कि हमें हस्तशिल्प दो, उसकी टेक्नोलॉजी दो, ज्ञान दो, नहीं देता था तो मारता, पीटना, सताना काम। और उन सब चीजों से बचने के लिए क्या करेगा जो हस्तशिल्पी है, क्या करेगा? एक ही विकल्प बचता है कि अपनी उंगली काट लो, तो अपनी उंगली काट लेता था। और जाहिर सी बात है कि इसके पास व्यापार में भी लूटपाट की घटना बढ़ गई, तो व्यापार, जो बंगाल का व्यापार समृद्ध था, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। और इन सब के कारण क्या हो गया कि बंगाली समाज का नैतिक पतन होना शुरू हो गया, बंगाली समाज का नैतिक पतन आरंभ हो गया। नैतिक पतन का अर्थ हो गया कि यहाँ पर उत्पादन प्रोत्साहन समाप्त हो गया, उत्पादन प्रोत्साहन समाप्त हो गया। क्यों हो गया उत्पादन प्रोत्साहन समाप्त? तो किसानों के लिए उद्यमिता समाप्त हो गई। किसानों ने देख लिया कि यदि वो अधिक उत्पादन करते हैं तो कंपनी उनसे ले लेती है, इसलिए उतना ही उत्पादन करो जिससे कि रोजी रोटी चल जाए। तो एक तरीके से इसी स्थिति को कहते हैं नैतिक पतन की अवस्था, सोच की पतन की अवस्था। किसान देखने लगा कि वो यदि अधिक उत्पादन करता है तो उसके पास तो कुछ बचता ही नहीं है, तो उसने सोच लिया, अपने मन में यह बैठा लिया कि हमें उतना ही उत्पादन करना है जिससे कि हमें परिवार का खर्च चले जाए। उसमें भी उनका उत्पीड़न होता था। जो बंगाल का हस्तशिल्पी होता था, वो हस्तशिल्पी भी क्या होता है कि कोई तकनीकी विकसित करना छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि यदि वो तकनीकी विकसित करेगा तो कंपनी का जो कर्मचारी है उसको मनमानी तरीके से ले लेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, कम मूल्य देगा।
तो उस हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी जो नवोन्वेषण होता था वो भी समाप्त हो गया, यानी कि बंगाली समाज की जड़ता यहाँ से शुरू हो जाती है और एक तरीके से नैतिक पतन हो जाता है। इन सारी समस्याओं के लिए क्लाइव की जो ये द्वैध शासन प्रणाली थी वो जिम्मेदार थी। तो दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिया है कि जो परिस्थितियां थी कंपनी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्लाइव ने वही किया जो कंपनी को चाहिए था। तो उसने परिस्थितियों का सूक्ष्म मूल्यांकन किया और द्वैध शासन प्रणाली लागू किया, लेकिन उस द्वैध शासन प्रणाली के कारण ये सारी समस्या उत्पन्न हुई। और कुल मिला के निष्कर्ष में आपको यही लिखना है कि वह 18वीं शताब्दी का वह बंगाल जो कृषि के दृष्टिकोण से, हस्तशिल्प के दृष्टिकोण से, व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से, प्रगतिशील सोच के दृष्टिकोण से भारत का एक उत्कृष्ट प्रांत था। क्लाइव की इस द्वैध शासन प्रणाली के कारण अब वह धीरे धीरे उजाड़ प्रांत की ओर बढ़ गया। चोरी, डकैती, लूटपाट की घटना आम हो गई और सन्यासी छापेमार दिन दहाड़े सड़कों पर अपने कार्यों को अंजाम देने लगे। इस सब के लिए क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली जिम्मेदार थी। तो ये जो है सो आपके ऑप्शनल पेपर और जीएस में भी आपके लिए काम करेगा, मुझे उम्मीद है। और अब क्लाइव का जो अन्य काम था, जो अन्य जगह पर वो काम करता है इसी में, और अब काम क्या करता है, तो वो अब काम करता है प्रशासनिक मोर्चे पर। तो प्रशासनिक मोर्चे पर जो क्लाइव के द्वारा सुधार का कार्य किया जाता है प्रशासनिक मोर्चे पर, तो प्रशासनिक मोर्चे पर जो क्लाइव का सुधार किया जाता है क्लाइव के द्वारा, इसको हम दो सेक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं। एक इसका जो होता है असैनिक सुधार होता है, असैनिक सुधार, असैनिक सुधार करता है यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में सुधार करता है। और दूसरा जिसका सुधार होता है वो किस क्षेत्र में होता है, तो सैनिक सुधार का कार्य भी करता है, सैनिक के क्षेत्र में सुधार का कार्य करता है। तो असैनिक सुधार को भी दो तरीके से समझा जा सकता है कि आखिर क्लाइव को असैनिक सुधार की ओर क्यों कदम उठाना पड़ा, क्यों कदम उठाना पड़ा, क्यों कदम उठाना पड़ा। हमेशा क्यों का आपको क्यों कदम उठाना पड़ा ये सोचना चाहिए। जब क्यों सोचेंगे, इतिहास यही करता है, कारणों की पड़ताल इतिहास करता है। और फिर सुधार के तहत आपको देखना है कि वो क्या कदम उठाता है, सुधार के तहत क्या कदम उठाता है क्लैब, ये आपको देखना है। और इसी तरीके से सैनिक सुधार के तहत जो है सो आखिर वो क्यों उठाता है, सैनिक सुधार की ओर कदम क्यों। और जाहिर सी बात है कि सुधार के तहत हम लोग देखेंगे कि क्लाइव के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, सैनिक सुधार के तहत क्या कदम उठाया जाता है, ये दो सेक्शन। तो असैनिक सुधार में क्या था कि क्लाइव से पहले क्या था कि कंपनी के कर्मचारियों के मध्य, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनके मध्य भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया था। भ्रष्टाचार क्या था, चरम पर था, पहला। दूसरा क्या था कि घूसखोरी जो थी कंपनी के कर्मचारियों के बीच आम बात हो गई थी। घूसखोरी, भ्रष्टाचार, कंपनी के कर्मचारी जो थे से लोभी थे। लोभी, जो भी शब्द यूज कर लेंगे सब चल जाएगा, क्योंकि खुद जॉर्ज कॉर्नवाल ने ही, जो ब्रिटिश सांसद थे, जॉर्ज कॉर्नवाल ने ही लिखा है कि 1765 से लेकर 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी भ्रष्ट, लोभी, घुसखोर सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में देखने को नहीं मिला था। तो जो शब्द आप यूज कर लेंगे चलेगा, और सत्य भी है। भ्रष्टाचारी थे, घुसखोरी थे, लोभी थे, ये लालची भी थे, सब कुछ थे। और लालची थे, और साथ ही साथ क्या था कि जो कंपनी को व्यापार करने के लिए दस्तक मिला था तो दस्तक का दुरुपयोग करते थे। और इन पांचों के कारण क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था कि व्यापारिक घाटा काफी बढ़ चुका था। सबसे मूल जड़ यही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईआईसी, इसका व्यापारिक घाटा काफी बढ़ चुका था। बेसिकली जो भी क्लाइव के सैनिक और असैनिक सुधार को आपको समझना है, वो कंपनी के व्यापारिक घाटे को दुरुस्त करने के लिए वो किया था, ये ध्यान में रखेंगे। और कंपनी के व्यापारिक घाटे को दुरुस्त कैसे करेगा, तो जो कंपनी के कर्मचारियों के मध्य भ्रष्टाचार है उसको दूर करना पड़ेगा, जो पहले से व्याप्त है क्लाइव के आने से पहले। उनमें जो घुसखोरी लेने की प्रवृत्ति है वो व्याप्त है, लोभी है, लालची है, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं
तो इसमें अब क्लाइव क्या करता है कि सबसे पहले कि जो इतने कंपनी के कर्मचारी करते थे, ये सब करते थे, तो सबसे पहले जो इसके तहत वो कदम उठाता है कि कंपनी के कर्मचारियों को का निजी व्यापार बंद कर देता है। कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार बंद, क्योंकि इसी में वो दस्तक का दुरुपयोग करते थे। तो कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार क्या करता है? बंद कर देता है। ना केवल निजी व्यापार बंद करता है, बल्कि कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार जो वो लेते थे, उपहार लेने पर भी पाबंदी लगा देता है। उपहार लेना भी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा क्या कर देता है? बंद कर देता है। जो करेंगे व्यापार तो उसको आंतरिक कर देने के लिए मजबूर कर दिया। आंतरिक इंटरनल टैक्स, आंतरिक कर देना ज़रूरी कर दिया, आंतरिक कर देना ज़रूरी कर दिया। और इसके बाद जो निजी व्यापार कंपनी के कर्मचारियों का बंद किया था, उपहार लेना बंद कर दिया था, व्यापारियों को निजी कर देने की ज़रूरी कर दी थी। तो पहले यानी निजी व्यापार बंद और उपहार लेने बंद करने से जो कंपनी के कर्मचारियों को हानि हुई थी। इन दोनों कार्यों के कारण ज़रूर कंपनी के कर्मचारियों को हानि होगी, और हानि होगी तो विरोध का स्वर भी ऊपर उठेगा। तो इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए, इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए क्लाइव के द्वारा एक संस्था बनाया जाता है 1765 में। क्लाइव के द्वारा एक संस्था बनाई जाती है जिसको कहते हैं सोसाइटी फॉर ट्रेड। सोसाइटी फॉर ट्रेड बना दी जाती है। सोसाइटी फॉर ट्रेड नामक संस्था बना दी जाती है कंपनी के कर्मचारियों के लिए। और सोसाइटी फॉर ट्रेड नामक जो संस्था कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाई जाती है, इसको 3 चीज़ों का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। वो 3 चीज़ था, नमक का, दूसरा था तंबाकू का और तीसरा था सुपारी का। ये 3 चीज़ का इसे व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। हालाँकि क्लाइव की यह व्यवस्था भी सफल नहीं होती है, क्योंकि इसके कारण बंगाल में इन वस्तुओं के दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस वस्तु की जमाखोरी होने लगती है कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, कालाबाज़ारी। क्योंकि वो तो हमेशा उनका था कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करो। इस वस्तु को, चूँकि ये वस्तु जब सोसाइटी फॉर ट्रेड हो गया, तो ये कंपनी के नियंत्रण में ये वस्तु बंगाल में बेची जाएगी, कंपनी के कर्मचारियों को देख-रेख में। अब उसमें तो चाहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कराएँ, तो कंपनी के कर्मचारी ने क्या किया कि इन सारी वस्तुओं का भंडारण करना, जिसको आप कालाबाज़ारी कहते हैं, वो कर दिया। मार्केट में इसके मूल्य बढ़ गए, तो काफ़ी परेशानियाँ बढ़ गई, और परेशानियाँ देखने के कारण ही क्लाइव की जो ये योजना थी सोसाइटी फॉर ट्रेड, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रक मंडल होता था लंदन में, मना कर दिया कि आप सोसाइटी फॉर ट्रेड को भंग कर दो, इससे और समस्याएँ बढ़ गई है। तो पहला असैनिक सुधार में क्या करता है? तो सबसे पहले ये सोचना है कि कदम क्यों उठाना पड़ा? तो कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचारी थे, घूसखोरी थे, लोभी थे, लालची थे, दस्तक का दुरुपयोग करते थे, और भारतीयों से समय-समय पर काफ़ी उपहार लिया करते थे। इन सब के कारण कंपनी का व्यापारिक घाटा काफ़ी बढ़ चुका था। तो इसी व्यापारिक घाटे को तंदुरुस्त करने के लिए क्लाइव ने कुछ सुधार के उपाय किए, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार बंद कर दिया, उपहार लेना बंद कर दिया, आंतरिक कर देना ज़रूरी कर दिया। और उपहार लेने और निजी व्यापार के बंद होने से जो कंपनी के कर्मचारियों को हानि हुई थी, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 1765 में एक सोसाइटी फॉर ट्रेड का निर्माण करता है, जिसको नमक, तंबाकू और सुपारी के व्यापार करने का अधिकार था। हालांकि इससे भी समस्या आती है, क्योंकि इस पदार्थ की, इस वस्तुओं की कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा कालाबाजारी कर दी जाती है, महंगाई बढ़ना शुरू हो जाता है, कंपनी को भी परेशानी होने लगती है। बाद में इसको, क्लैब को बंद करने का लंदन से आदेश आ जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और सैनिक सुधार के अंतर्गत जो करता है क्लाइव कार्य, सैनिक सुधार के कार्य, सैनिक सुधार के कार्य, तो सैनिक सुधार के कार्य के पीछे भी क्लाइव का क्या उद्देश्य होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्लाइव का क्या उद्देश्य होगा। तो इसमें क्या था कि 1763 में क्या था, 1763 में कंपनी ने सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। 1763 में कंपनी ने सैनिकों का सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया था।
सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। और ये जो सैनिकों का दोहरा भत्ता था, इसी को लेकर विवाद था। विवाद क्या था कि बेसिकली ये जो दोहरा भत्ता था, ये युद्ध के समय दिया जाता था। युद्ध के समय दिया जाता था। युद्ध के समय दिया जाता था। लेकिन इस युद्ध के समय दिया जाता था दोहरा भत्ता, लेकिन 1763 में कंपनी ने क्या किया था, इसको बंद कर दिया था। दूसरा क्या था कि ये युद्ध के समय दिया जाता था, लेकिन जब बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है, तो मीर जाफर के समय क्या हुआ कि ये शांति के समय भी दिया जाने लगा। शांति के समय दिया जाने लगा था। तो युद्ध के समय है ही और शांति के समय भी दिया जाने लगा, तो इसका अर्थ है यह जो दोहरा भत्ता होगा, ये कंपनी दोहरा भत्ता जो हो गया, यह सैनिकों के वेतन का हिस्सा बन चुका था। वेतन का हिस्सा बन चुका था। वेतन का हिस्सा बन चुका था। आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1763 में कंपनी ने सैनिकों को दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये दोहरा भत्ता दिया कब जाता था, यानी वेतन के अतिरिक्त दिया जाता था, तो युद्ध के समय दिया जाता था केवल। लेकिन जब बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है, तो मीर जाफर के समय शांति के समय में भी दोहरा भत्ता दिया जाने लगा। और ये जो शांति के समय दिया जाने लगा था, इसका अर्थ है कि ये दोहरा भत्ता अब सैनिकों के वेतन का क्या है, हिस्सा बन चुका था। और चूंकि कंपनी ने 1763 में ये दोहरा भत्ता हटा दिया था, इसी दोहरा भत्ता को हटा देने के कारण क्या था कि क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। दो स्थान के मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और मुंगेर और इलाहाबाद के जो सैनिकों ने विद्रोह किया था, ये बेसिकली भारतीय सैनिक नहीं थे। ये बेसिकली कौन थे, अंग्रेज सैनिक थे। इसलिए मुंगेर और इलाहाबाद में जो ये सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था, ये पहला सैनिक विद्रोह माना जाता है। एक तरीके से इसको श्वेत विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, श्वेत विद्रोह, यानी कंपनी के सैनिकों के द्वारा ही किया गया था दोहरा भत्ता के विरोध में, नहीं देने के विरोध में, जिसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। और श्वेत विद्रोह तो चूंकि उस समय क्या था कि कंपनी कई समस्याओं से ग्रस्त थी। कंपनी के ऊपर मराठों के आक्रमण का भय था। कंपनी जो है सो मैसूर के साथ उलझने की स्थिति में आ चुकी थी, और मराठों के आक्रमण का तो भय था ही, अफगानों के आक्रमण का भी भय था। तो कंपनी के सैनिक जिन्होंने मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने ये विद्रोह किया था, उनको लगता था कि कंपनी के पास जो अभी मुसीबत है, सामरिक मुसीबत क्या है, तो मराठों के आक्रमण का भय है, अफगानों के आक्रमण का भय है। तो उसको देखते हुए कंपनी हमारी बात को मान लेगा, यानी हमें दोहरा भत्ता देना स्वीकार कर लेगा। लेकिन जो क्लाइव दृढ़ प्रतिज्ञ था, उसने क्या किया, इन्हें दोहरा भत्ता देने से मना कर दिया। और क्लाइव ने क्या किया कि जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था मुंगेर और इलाहाबाद के, इनमें से क्या किया, बहुत सारे सैनिकों का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। बहुत सारे सैनिकों का क्या कर लिया, त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। जो त्याग पत्र दिया उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। जो मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिक विद्रोही नेता थे, सैनिकों के जो विद्रोही नेता थे, तो विद्रोही नेता को गिरफ्तार कर लिया। विद्रोही नेता को क्लाइव ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। शक्ति के बल पर निपटता है। विद्रोही नेता को गिरफ्तार कर लेता है, उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी जाती है। और फिर क्या करता है, गिरफ्तार कर इन पर क्या करता है, मुकदमा, इन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे देता है कि ले जाओ इसके ऊपर मुकदमा चलाओ। और फिर क्या करता है कि जो छोटे अधिकारी होते हैं, छोटे सैनिकों का प्रमोशन कर दिया जाता है। छोटे सैनिकों को कमीशन दे दिया जाता है। छोटे सैनिकों को कमीशन दे दिया जाता है, यानी कि इनका प्रमोशन कर दिया जाता है। और जो बचा खुचा विद्रोह होता है, वह मद्रास से सैनिक बुलाकर क्या करता है, मद्रास के सैनिकों की सहायता से श्वेत विद्रोह को दमन कर देता है। तो इस तरीके से चूंकि ये भी जो दोहरा भत्ता नहीं देना चाहता था, उसके पीछे वही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक घाटा काफी बढ़ चुका था। यदि ये कंपनी देते रहता दोहरा भत्ता, तो कंपनी का और व्यापारिक घाटा बढ़ता, इसलिए इसने दोहरा भत्ता देने से मना कर दिया था। और क्या क्या प्रोसेस किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब इतना चीज आप जान गए हैं, तो अब आपको लास्ट में क्लाइव के कार्यों का मूल्यांकन करना है। क्लाइव
क्लाइव के कार्यों का मूल्यांकन, क्लाइव के कार्यों का मूल्यांकन करना है। तो क्लाइव के कार्यों का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसने क्या क्या कार्य किए। तो अवध के साथ जो इसने काम किया था उसको ध्यान में रखकर आपको मूल्यांकन करना है। मुगल शासक के साथ जिसने कार्य किया था उसको ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना है। बंगाल के नवाब के साथ जिसने काम किया था उसके साथ मूल्यांकन करना है। फिर जो द्वैध शासन प्रणाली इसने स्थापित किया था, तो द्वैध शासन प्रणाली को ध्यान में रखकर इसका मूल्यांकन करना है। फिर जो इसने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की थी, तो सोसाइटी फॉर ट्रेड के दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन करना है। और फिर जो इसके सैनिक सुधार के कार्य थे उसको ध्यान में रखकर, और जो सैनिक सुधार के कार्य थे उसको ध्यान में रखकर, तो इन सुधारों को आप दो तरीके से मूल्यांकन करेंगे। एक, इसका सकारात्मक पक्ष क्या होगा, क्लाइव का कुछ सकारात्मक पक्ष तो निकल कर आएगा ही, कि इस सकारात्मक पक्ष में आप देखेंगे कि क्लाइव में क्या है, कि सकारात्मक पक्ष देखेंगे कंपनी के दृष्टिकोण से, तो क्लाइव एक चतुर कूटनीतिज्ञ आपको दिखाई देगा। ये कूटनीति में निपुण था, चतुर कूटनीतिज्ञ था। दूसरा ये क्या था कि कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ दृढ़ प्रतिज्ञ भी था, कि जो मन में सोच लेता था वो करेगा। कूटनीतिज्ञ था, दृढ़ प्रतिज्ञ था, योग्य सेना नायक भी था क्लाइव, योग्य सेना नायक भी था। तभी तो आपने देखा कि आर्काट का घेरा, प्लासी, सब कुछ इसके डुप्ले का जो भाग उड़ता हुआ सितारा था उसको डुबो दिया। तो योग्य सेना नायक था। साथ ही इसको परिस्थितियों के मूल्यांकन करना आता था, परिस्थितियों का सूक्ष्म मूल्यांकन करना आता था, सूक्ष्म मूल्यांकन, बड़ा ही माइक्रो लेवल पर इसको मूल्यांकन करना आता था। तभी तो अवध के नवाब के साथ संधि किया, नहीं तो डायरेक्ट उसका शासन अपने हाथ में ले लेता। मुगल सम्राट के साथ संधि किया था, नवाब के साथ द्वारकी सिस्टम किया था। तो ये परिस्थितियों को वो मूल्यांकन करना जानता था। ये इसके व्यक्तित्व का गुण हो जाएगा, क्लाइव के व्यक्तित्व का। लेकिन क्लाइव के व्यक्तित्व का जो अवगुण था, जो सकारात्मक नहीं था, जो आप निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे कि ये कूटनीतिज्ञ जरूर था, दृढ़ प्रतिज्ञ भी था, योग्य सेना नायक भी था, परिस्थितियों को सूक्ष्म मूल्यांकन करने भी आता था, लेकिन ये दूरदर्शी नहीं था। अब आप कहेंगे कि आप दूरदर्शी कैसे नहीं मानते इसको, दूरदर्शी नहीं था ये। दूरदर्शी यदि ये रहता तो बंगाल में उस तरीके का सिस्टम ही नहीं लाता जिसने बंगाल को कंगाल प्रांत बना दिया था। तो ये दूरदर्शी नहीं था, और इसके कारण क्या हुआ कि आने वाले समय में भी जो है सो समस्याएं बढ़ी थी। और सबसे इस द्वैध शासन प्रणाली का जो हानिकारक प्रमाण, द्वैध शासन प्रणाली का जो प्रभाव रहा बंगाल पर, उसके अर्थव्यवस्था पर, उसके समाज पर, वो तो आपको मैंने बता ही है कि किस तरीके से प्रशासन जर्जर हो चुका था, किस तरीके से बंगाल का कृषि समाप्त हो गया, किस तरीके से बंगाल का हस्तशिल्प समाप्त हो गया, बंगाल का व्यापार और उद्योग समाप्त हो गया, बंगाली समाज का नैतिक पतन होना शुरू हो गया। तो ये उसके चरित्र का अवगुण था। और इसके निष्कर्ष में आपको कुछ भी हो, क्लाइव ने जो भी कदम उठाया वो दूरदर्शी नहीं था, कंपनी के लिए आगे चलकर वो समस्या बनी, और भारतीयों के लिए तो वो एक शोषण की शुरुआत हो गई थी, संस्थागत रूप से उसने शोषण करना शुरू कर दिया था। और लास्ट में आप जरूर, मैंने जो कहा है जॉर्ज कॉर्नवाल का स्टेटमेंट आप जरूर लिखेंगे, जॉर्ज कॉर्नवाल का स्टेटमेंट आप जरूर लिखेंगे। ये ब्रिटिश सांसद थे जॉर्ज कॉर्नवाल, और इसने खुद लिखा है कि 1765 से लेके 1772 तक, 1765 से लेके, खुद इसने लिखा है कि 1765 से लेके 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी झूठी, भ्रष्ट, घुसखोर और निकम्मी सरकार संसार के किसी भी इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। ये आपका लाइन निष्कर्ष रूप में। तो एक क्लास जो मैंने आर्थिक इतिहास के लिए ब्रेक लिया था, तो इसी के लिए, ताकि आप क्लाइव को अच्छी तरीके से समझ सकें, और एक एक गवर्नर जनरल भी आपको पढ़ना है। तो चूंकि हमें भी आपको मैं अच्छा क्वालिटी पहुंचा सकूं, आप मुझे भी टाइम देंगे तभी मैं आपके पास तक अच्छी क्वालिटी पहुंचा पाऊंगा। तो आपने देखा होगा कि जो उपनिवेशवाद का चरण था उसमें मैंने कितना हाई क्वालिटी दिया था। उसी तरीके से जो रॉबर्ट क्लाइव दिया है, तो आपने कई जगह पर कोचिंग किया होगा, ऑनलाइन पढ़े होंगे, ऑफलाइन क्लास लिया होगा। एक बार रॉबर्ट क्लाइव को जो मैंने बता दिया और जो पढ़े होंगे सुने होंगे उसको भी देख लेंगे। क्वालिटी मेन मायने रखता है, तो वो हर एक क्वालिटी मैंने दिया है। अब आगे जो आपका ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास आप पढ़ रहे हैं उसी में हम आपको लेकर चलेंगे।
और एक-एक चीज़ बताएँगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और आप अनअकैडमी के द्वारा जो 18 फरवरी से बैचेज़ की शुरुआत की जा रही है, तो इस बैच में आप अपना एनरोल कराएँ, जो 6 महीने के लिए है, जो 18 फरवरी को 2022 के लिए 1 सालों का शुरू हो रहा है, जो 2023 के लिए 2 सालों का शुरू हुआ है, और जो एनसीईआरटी आधारित प्रीलिम्स फोकस बैच शुरू हुआ है। तो आप इसमें से किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेके घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के क्रम में आप मेरा रेफरल कोड जो शंकर वाईटी है, आप इस शंकर वाईटी का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे और मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल एरिया सब आपके सामने हम लाएंगे। और आप अनअकैडमी का जो नेक्स्ट आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला समिट है, वो 20-21 को शुरू हो रहा है। तो आप इसमें रजिस्टर्ड करें अपने आप को, और जब आप इसमें आप रजिस्टर्ड करेंगे तो देश के जाने-माने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल, और इसी तरीके जो पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों से, पर्यावरणविद से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, खेल की हस्तियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा कि आपके कार्यक्षेत्र में जो चुनौतियाँ आती है, उसको आप कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और नेक्स्ट जो अनअकैडमी का कॉम्बैट आयोजित हो रहा है, ये 28 फरवरी को हो रहा है। इसकी टाइमिंग 11 एएम है। 28 फरवरी को 11 एएम में आयोजित होने वाले कॉम्बैट में आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करें। इसमें आपको पूरे देश के स्तर पर अपने प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि पूरे देश का आईएएस एस्पिरेंट इसमें भाग लेते हैं और आप कई एक्साइटिंग प्राइजेज भी इसमें जीत सकते हैं। इवन कि आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी डिस्काउंट पर प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से आप ये ज़रूर करें और फिर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। आप भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका जितना ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब होगा, मुझे उतना ही एक तरीके से आप कहेंगे बूस्ट मिलेगा। मैं एक तरीके से एंथुसियाज़्म मेरे अंदर आएगा और मैं और आपके लिए मेहनत कर के लाऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे फिर आपसे मिलेंगे ब्रिटिश भारत के आर्थिक इतिहास में।